हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सागर स्टडी चैनल में और मेरा नाम है आशीष कुमार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा आज का क्लास क्या है? आज का क्लास हमारा केमिस्ट्री है। तो हम लोग केमिस्ट्री में आज पहला यूनिट जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो सबसे मेन चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो है कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जिसमें आप लोग ग्रेफाइट, हीरा और बकमिस्टर फुलेरिन का नाम सुना होगा, वो सभी चीज़ पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो में आपको ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, मेथेन ये सब जो बनता है, ईथर, ये सब कैसे बनता है, ये सभी चीज़ें हम लोग समझेंगे। और कार्बन का बॉन्डिंग किस तरह से होता है, ग्रेफाइट में, हीरा में कैसे होता है, बकमिस्टर फ्लोरीन में कैसे होता है, उसके कारण क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। तो देखिए, चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कार्बन एवं उसकी यौगिक। तो कार्बन एवं उसकी यौगिक को जानने से पहले हम कार्बन को समझते हैं, यानी कि कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन कहने का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ये चीज को हम लोग अभी समझने वाले हैं। देखिए, कह रहा है हमारे वातावरण में पाए जाने वाली वस्तुएं, भोजन, कपड़ा, दवा, पुस्तक आदि अनेक वस्तुएं कार्बन पर आधारित है। कह रहा है कि हमारे जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है, जो भी भोजन है, दवा है, कपड़ा है, या जो भी चीज़ आप देखिए, ये मार्कर हो गया, ये बल्ब हो गया, ये कैमरा है, या फिर ये डस्टर है, या जो भी चीज़ को आप देख रहे हैं, वो सब क्या है? वो सब में कार्बन कहीं ना कहीं उपस्थित है। ठीक, तो ये कार्बन कैसे उपस्थित है? अब देखिए, कार्बन हम कैसे पहचानेंगे किसी चीज़ में कार्बन उपस्थित है? ठीक, तो जो चीज़ में काला चीज़ मौजूद है, वो चीज़ में कार्बन मौजूद है। ठीक, अब कहिएगा कि सफ़ेद कपड़ा में काला कहाँ है, तो ऐसा नहीं होता। जब सफ़ेद कपड़े को हम लोग जलाते हैं, तब उसमें कार्बन कहीं ना कहीं जो मौजूद होता है वो बाहर आ जाता है। अब आप अगर कहिएगा कि हमारा जो हवा है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो काला होना चाहिए, तो हवा काला होना चाहिए, तो हवा तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, जैसा कि मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए कि एक खुद ही से माइंड मेकअप कीजिए, सपोज दैट हम बाहर हवा में खड़े हैं, तो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो वो जो धूल कण है वो भी क्या है? कार्बन है। तो इस तरह से वायुमंडल में हमारे जो भी चीज मौजूद है, उन सभी में कहीं ना कहीं कार्बन मौजूद होते हैं। ठीक, तो वही चीज यहाँ कहा जा रहा है, हमारे वातावरण में पाए जाने वाली वस्तुएं, भोजन, कपड़ा, दवा, पुस्तक आदि अनेक वस्तुएं कार्बन पर आधारित हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं, सभी सजीव यानी कि कौन सा? जीवित संरचना, जो जीवित होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, उनमें क्या मौजूद होती है? उनमें हमारी क्या कार्बन मौजूद होती है। ठीक, ये कार्बन पर आधारित होती है, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स है, यानी जो जीवित चीज है, उनमें क्या है? कार्बन मौजूद है। या फिर पेड़ पौधा, जीवित क्या है? पेड़ पौधा, मनुष्य, यही सब जीवित है। तो ये सब क्या है? हमारे इसमें कार्बन मौजूद है। अब देखिए, अब कार्बन मौजूद है तो कह रहा है कि कार्बन, अब हम जो यहाँ रह रहे हैं पृथ्वी पे, तो पृथ्वी एक ग्रह है। तो इस ग्रह पे क्या क्या चीज है? एक तो धरती है, मतलब एक जमीन है, और एक क्या है? हवा है, वायुमंडल है। तो यानी भूपट्टी, यानी कि एक लैंड है, और एक वातावरण, इन्वायरमेंट है, यानी कि ये वायुमंडल है। ठीक, तो अब आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है भूपट्टी। भूपट्टी में खनिज, खनिज जो पाया जाता है हमारे जमीन के अंदर, हमारे जो भूमि के अंदर खनिज पाया जाता है, उसमें भी क्या है? कार्बन मौजूद है। तो इसमें कार्बन कहाँ पे मौजूद है? इन चीजों को अभी हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि खनिज लवण जो होते हैं, खनिज में कार्बोनेट, CO3, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो चूना होता है कार्बोनेट, वो हमारा क्या है? यहाँ पे कार्बन के रूप में मौजूद है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3, जो क्या होता है? एसिडिक एसिड है। तो ये एसिड क्या है हमारा? ये कार्बन है। कोयला काला चीज है, इसमें भी कार्बन मौजूद है। और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोल, डीजल, ये सभी रिफाइंड करके बनाया जाता है। वो रिफाइंड कहाँ से होता है? ये पेट्रोलियम से होता है। यानी कि पेट्रोलियम एक पदार्थ है जिसके द्वारा पेट्रोल, डीजल, मोबिल, ग्रीस, किरोसिन, ये सभी चीजें इससे निकाली जाती हैं। तो ये जो खनिज पाया जाता है हमारे लैंड में, यानी जो जमीन में खनिज पाया जाता है, उसमें देखिए मान लेते हैं कि लैंड हमारा कितना है? 100% है। तो इसमें जो हमारा कार्बन है वो हमारा कितना है? 0.02% हमारा कार्बन मौजूद है। यानी कि जमीन के 100% में 0.02% कार्बन मौजूद है। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। यानी कि जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेड़, ऑक्सीजन जो पेड़ को चाहिए, हम लोग को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो
जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में यानी इन्वायरमेंट में मौजूद है वो कितना मौजूद है, 0.03% हमारा मौजूद है। जहां देखिए मैंने इसको मेंशन भी यहाँ पे किया है, हमारे जो इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में जो मौजूद है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद है CO2 और कितने मात्रा में मौजूद है, 0.03 मात्रा। तो देखिए ये जो लिमिट है, ये जो उसका परसेंटेज है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और आपके लिए अभी एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है और समय कम है, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है हम सभी कार्बनिक यौगिक से घिरे हुए हैं। कह रहा है कि हम जो है हम सभी कार्बनिक यौगिक से घिरे हुए हैं। यौगिक और तत्व में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस बात का, तो मैं नजर लगा सकता हूँ। तो देखिए एक बार मैं बता भी देता हूँ तत्व क्या होता है। जो इकलौता, जो अकेले होता है वो तत्व होता है। जो अकेले नहीं होता, दो या दो से अधिक मिलकर बना होता है वो यौगिक होता है। ठीक, तो यहीं पे कह रहा है कि यौगिक कार्बनिक यौगिक से घिरे हुए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सभी चीजों से हम लोग क्या है, घिरे हुए हैं। ठीक, तो जरा सोचिए अगर इस धरती से कार्बन और उसकी यौगिक हटा दिए जाए। कह रहा है कि इस धरती से यानी कि पृथ्वी जो अर्थ है, एक ग्रह है, इस ग्रह से क्या किया जाए, कार्बन की यौगिक को हटा दिया जाए और कार्बन को भी हटा दिया जाए, तब क्या होगा, तब का आप सोचिए। तब कह रहा है तब पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह जीव विहीन हो जाएगी। जीव विहीन का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे जीवन नहीं है, यहाँ पे जीवन नहीं है, यहाँ पे हम लोग जीवित नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? आप देखिए, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, या फिर जानवर को भी जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ पौधा देता है। पेड़ पौधा को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 चाहिए। तो हमारे जो चंद्रमा है, आपको पता होगा चंद्रमा पे क्या है, CO2 नहीं है, जिसके कारण हम सभी वहां पे जीवित नहीं रह सकते हैं। तो यही चीज कह रहा है कि अगर पृथ्वी पर से कार्बन और उसकी यौगिक को हटा दिया जाए तो क्या होगा, हमारा जो पृथ्वी भी है वो चंद्रमा की तरह जीव विहीन हो जाएगी। यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, ये चीज कहा जा रहा है। तो चलिए अब ये चीज हम लोग कार्बन के बारे में जान गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। बॉन्डिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, और इसको कोवेलेंट बॉन्ड भी हम लोग कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला हमारा क्या है, रासायनिक बंधन या सहसंयोजन बंधन। कह रहा है कि रासायनिक यानी केमिकल, सहसंयोजन का मतलब होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, ये चीज को समझते हैं। कह रहा है जब दो परमाणु अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके संयोग करते हैं। कह रहा है कि जब दो परमाणु हैं, ये दो परमाणु हैं हाइड्रोजन, ये अपनी बाहरी कक्षा के यानी कि जो के एलिमेंट होता है, ऑर्बिट होता है, उसका ऑर्बिट का जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट होता है यानी कि आउटर ऑर्बिट होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, आदान प्रदान करता है। कब तक करता है, जब तक वो कैसा गैस ना हो जाए, उत्कृष्ट गैस ना हो जाए। तो उसके लिए ये क्या करता है कि ये आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन का करता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो यही कह रहा है कि जब दो परमाणु अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके संयोग करते हैं, तब जब संयोग करते हैं तब उनके बीच जो बंधन बनता है वह सहसंयोजन बंधन कहलाता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। देखिए अब ये कोवैलेंट बॉन्ड है क्या, ये दो परमाणु है, एक हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, इसका बाहरी कक्षा में एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक है। तो हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन को नोबल गैस बनने के लिए, उत्कृष्ट गैस बनने के लिए 2 चाहिए, क्योंकि उस हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। सॉरी, बाहरी सबसे पहला कक्षा जो होता है KLMN, तो इसमें 2, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 18, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इस नोबल गैस बनने के लिए। तो एक और इलेक्ट्रॉन किससे लिया, ये हाइड्रोजन से ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये उत्कृष्ट गैस बन गया जो H2 कहलाता है। H2 हमारा क्या है, उत्कृष्ट गैस है, ये अब किसी और से दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला एक और एग्जांपल हमने क्लोरीन का लिया है। तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। ठीक होता है ना, हम लोग जानते हैं। तो अब जब क्लोरीन का बैठाएंगे इसमें तो कितना बैठेगा, 2, 8 और 7, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उत्कृष्ट गैस होने के लिए, यानी अपने ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन ये लेता है। देखिए ये बाहरी कक्षा में इसका 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये देख रहे हैं आप। तो ये क्या कर रहा है, ये 8 करने के लिए इससे रिएक्शन किया
और ये इसके साथ संयोग कर लिया यानी कंबाइंड कर लिया, तब यहाँ पे क्या बन गया, ये Cl2 का निर्माण हुआ। तो यहीं पे यही कह रहा है कि इससे बना यौगिक जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड कहलाता है, यानी कि ये जो Cl2 और H2 है ये हमारा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो कितने तरह का होता है, यानी सहसंयोजन बंधन जो होता है 3 टाइप्स का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो कैसा होता है, एकल बंधन सिंगल बॉन्ड, दूसरा होता है द्विबंधन यानी डबल बॉन्ड, तीसरा होता है त्रिबंधन यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो अब ये एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं एक एक करके। देखिए मैं नॉर्मली बता देता हूँ, एकल बंधन में क्या होगा, ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा, द्विबंधन में 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा इस तरह, और त्रिबंधन में 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा। जब एकल बंधन में आदान प्रदान करेगा तो 1 होगा, जब द्विबंधन में आदान प्रदान करेगा तब ये इस तरह का 2 हो जाएगा, और वही जब ट्रिपल बॉन्ड में करेगा तब ये इस तरह का हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। ये इसका डिनोट करने का तरीका है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग पहला कौन सा पढ़ेंगे, एकल बंधन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग का क्या था, एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड। अब हम लोग सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड होता क्या है, इसको देखिए समझते हैं। जब कह रहा है कि जब 2 परमाणु एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब एकल बंधन का निर्माण होता है। अब देखिए, अब इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो KLMN आपको बता देता हूँ, आप लोग 9th में भी पढ़ा होगा इस चीज को, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 18, तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो एकल बंधन देख रहे हैं जिसमें कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, यानी एक इधर से उधर आदान प्रदान होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, जिसके बाहरी कक्षा में यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, वहां पे इसका साझा होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्लोरीन को लेते हैं, ठीक। तो क्लोरीन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक। तो अब क्लोरीन को बैठाते हैं तो क्या बैठेगा, यहाँ पे Cl का 2, 8 और ये 7, यानी कि इसको नोबल गैस बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन लिखेंगे और इसका 2, 2, 4, 2, 6 और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। बाहरी कक्षा में एक और क्लोरीन बना, एक इधर दिए, 2, 2, 4, 2, 6, तो ये 8 हो गया। अब इसको फुलफिल करने के लिए ये इस इलेक्ट्रॉन की मदद ले लिया, और ये क्लोरीन अपने आप को फुलफिल करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन की हेल्प ले लिया। इससे क्या बना, हमारा क्लोरीन बन गया, Cl2 बना, जो हमारा क्या होता है, क्लोरीन होता है। तो ये जो Cl बना, इसमें ये एक बॉन्ड है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है जो आदान प्रदान हो रहा है जिसका यहाँ पे, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, एकल बंधन कहेंगे। तो एकल बंधन को हम लोग जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। तो इस चीज को देखिए आप अच्छे से समझ लीजिए, इस चीज को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इसी चीज को आप एग्जाम में बना के आइएगा, ठीक इसी प्रकार दर्शा के आइएगा। इस प्रकार दर्शाने का मतलब ये होता है कि देखिए ये दिखने में सुंदर लगता है और आसानी से कोई भी टीचर देखने वाला समझ सकता है कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, साझा हो रहा है, यानी आदान प्रदान हो रहा है, उसको देख के समझ में आएगा। देखिए इसमें ये होता ये है कि एग्जाम में इस तरह आप बना के आइएगा, तो कहने का मतलब ये है कि सामने वाले को आप जितना सुविधा दीजिएगा वो उतना आपके लिए अच्छा होगा, यानी कि उसको पढ़ने का समय नहीं होता कॉपी चेक करने समय। सपोज दैट आप अपने खुद को रख लीजिए उस टीचर की जगह, इतना सारा कॉपी आपको चेक करना है, तब आप क्या कॉपी पूरा पढ़िएगा, नहीं आप नहीं पढ़िएगा। उस समय आप क्या कीजिएगा, आप यही कीजिएगा कि उस कॉपी को देखिएगा कि वहां पे क्या चीज लिखा हुआ है, 4 ही लाइन लिखा हुआ है लेकिन कंफर्म एकदम बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, और लंबा लिखा होगा तो पढ़ेगा ऐसे भी नहीं। इस चीज को आप खुद से देख के रिलेट करके देखिए क्या होता है, तब आप ये इस तरह से फिगर जब बना के आइएगा तो वो टीचर देखेगा और देखते के साथ कहेगा कि नहीं बच्चे को आता है, इसको ये सही बनाया है, और वो फुल आपको मार्क्स देके आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्या था, द्विबंध था, यानी कि डबल बॉन्ड था। तो इसको एकल बंधन को हटा के यहाँ पे द्विबंध करते हैं, द्विबंधन, सिंगल को हटा के यहाँ पे डबल करेंगे, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब कह रहा है कि जब 2 परमाणु एक की जगह 2 यहां पे कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तब द्विबंध बनता है, द्विबंधन बनता है।
तब हमारा डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। अब देखिए, अब डबल बॉन्ड का निर्माण होता है तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग किसको लेंगे? ऑक्सीजन को लीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 8 होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 होता है। अब देखिए, अब ऑक्सीजन को एटॉमिक मास यहां लिखिए 2 और ये रहा 6। तो इस आउटर मोस्ट सेल को यानी कि बाहरी कक्षा को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है? कितने इलेक्ट्रॉन्स की? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसे आवश्यकता है। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको किस तरह मिलेगा ये चीज यहाँ पे देखते हैं। 2 ऑक्सीजन ले लिए, अब इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये, सॉरी इसके बाहरी कक्षा में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है मौजूद। ठीक, तो अब इसके बाहरी कक्षा में जब 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन बाहर में इसका रख दिया। अब रखने के बाद देखिए क्या होता है। देखिए, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो मौजूद हैं तो इसको हमने इस तरह से सजा दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे हमने रख दिया। अब इसको फुलफिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये 2 इससे ले लेगा। इसको फुलफिल होने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये इससे ले लेगा। तब ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये 2 इस तरह से निर्माण होगा जिसे हम लोग O2 के नाम से जानते हैं। तो ये जो O2 होता है वो इस तरह से बनता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विबंध कहेंगे, यानी कि डबल बॉन्ड कहते हैं। अब अगला देखिए, अगला हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग सल्फर का देखेंगे। देखिए, तो S जो होता है, S का 16 होता है। तो जब X का यहाँ पे भरेंगे यानी सल्फर 2 8 और 6, इसमें भी सेम कंडीशन होगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा 1 2, ठीक 1 2 3 4, ठीक 1 तो 4 2 6 इलेक्ट्रॉन और 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। इसको फुलफिल करने के लिए इसे 2 चाहिए, इसे फुलफिल करने के लिए इसे 2 चाहिए। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और ये H2 हमारा हो गया। तो ये हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अगला देखेंगे त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या है ये चीज को आइए हम लोग देखते हैं। सॉरी, ठीक ये हो गया। आइए, तो 2 की जगह यहाँ पे 3 3 हम लोग दिखाएंगे। तीन तीन यहाँ ट्रिपल और इसे त्रिबंधन कहते हैं। इसे हम लोग त्रिबंधन कहते हैं। तब ये त्रिबंध बनता है। तो आइए त्रिबंधन में क्या होता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ 2 8 8 और 18, ठीक। तो त्रिबंधन के लिए हम लोग किसका एग्जाम्पल लेने वाले हैं? तो त्रिबंधन के लिए हम लोग नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। अब देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अब नाइट्रोजन को यहां दर्शाइए 2 और 5। आउटर मोस्ट में कितना की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। अब ये नाइट्रोजन को इधर लिखिए, ये इधर लिखिए। एक, सबसे पहले तो यहाँ 3 आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन की, 3 को सजा दिए। अब बचा 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 1 2 3 1 2। थोड़ा सा इधर रखिए, ये हो गया 5 3 8, 5 3 8 हो गया ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा पूरी तरह से। और किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम अगले क्लास में आपको ये आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से त्रिबंधन बनता है। ये हमने नाइट्रोजन का भी दिखा दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन इतना आवश्यकता थी हमने और हमने इसे बना लिया है। अब अगर फास्फोरस का देखा जाए तब भी क्या होता है, तो देखिए फास्फोरस का क्या होता है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। आइए इधर सजा के आते हैं। तो 15 2 8 5 आ गया ना।
फास्फोरस, तो 5 आ गया, तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, तो यहाँ पे भी फास्फोरस में सेम कंडीशन आ जाएगा, तो 1 2 3 रख लीजिए, 1 2 3 रख लीजिए, और ये 1 और ये 2, एक ये और एक ये 2, तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 5, तो ये 8 हो गया। ये फास्फोरस में भी आपका 3 और ये P2 आपका बन गया। तो इस तरह से मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप सभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछा गया तो आप इसी तरह से इसे बनाकर आइएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये अभी कार्बन के बारे में देखेंगे। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से साझा होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग कार्बन का देखने वाले हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक साझा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किस प्रकार होता है, ये चीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये जानेंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये आप सभी जानते हैं। आइए अब इसे सजाते हैं के एलिमेंट पे। तो ये 2 और ये 4। अब इसको बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा को यानी आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तब अब देखिए, अब जब 4 है तो देखिए हम लोग मान रहे थे कि 1 2 रह रहा था, 3 रह रहा था, तो आदान प्रदान कर रहा था। अब ये कार्बन आया तो यहाँ पे देखिए इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 आ गया, ठीक। अब ये सपोज दैट मान लीजिए कि आपको भी 20,000 पेमेंट मिलता है, इसको भी 20,000 पेमेंट मिलता है, 2 बंदा है, ठीक। एक ये है, एक ये बी है, इसको भी 20K मिलता है, इसको भी 20K मिलता है। अगर मान लीजिए शाम को जब छुट्टी का समय होता है तब आपको कहा जाए, यानी कि आप बी हैं, तब आपको अगर कहा जाए कि 2 आवर और काम कर लीजिए इसी पैसे में, तो आप क्यों कीजिएगा, जबकि ये दोनों को सेम मिल रहा है। तो यहाँ पे यही कंडीशन आता है। अब देखिए, अब यहाँ पर भी यही सेम चीज आता है। तो यहाँ पे कहता है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, तो ये कार्बन कहता है कि हम क्यों दे, तुम्हारे पास तो भी इतना ही है, तुम हमको दो। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, साझा, अपने बात विचार करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो दोनों कोई मिलजुल के इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ये 4 इलेक्ट्रॉन का ये भी इस्तेमाल करता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन का ये भी इस्तेमाल करता है, यानी दोनों कोई अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपने आप को फुलफिल करते हैं। तो देखिए इस तरह से ये 4 ले लिए, ये फुलफिल हो गए, अब इनका 4 लेके और ये फुलफिल हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें 4 बॉन्ड बनता है, ठीक। तो ये 4 बॉन्ड नहीं बनता है, इसको हम लोग C2 के नाम से जानते हैं। सॉरी, हम 3 बॉन्ड तक ही होता है, 4 बॉन्ड नहीं होता है। तो इसको C2 के हम लोग नाम से जानते हैं, यानी कार्बन हमारे जो मौजूद होता है वो C2 के रूप में मौजूद होता है। खुला मतलब कि सिर्फ C नहीं मौजूद होता है, वो C2 के रूप में मौजूद होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको जानते हैं, यानी कार्बन में 4। अब देखिए, अब कह रहा है कि कार्बन, अब हम लोग जानेंगे एक चीज और समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन होता है, ठीक। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब कह रहा है कि ये कार्बन जो है, ये कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो अब जब इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, सी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बच गई 2 और प्रोटॉन की संख्या बच गई 4, बच गई ना 4, सॉरी 6। तो जब प्रोटॉन की संख्या 6 बच गई तो किसका चार्ज इस पे चढ़ेगा, इसका चार्ज इस पे पॉजिटिव चढ़ेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दे देगा तब उस पे धनायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। कह रहा है जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से साझा करेगा तब पॉजिटिव यानी धनायन कहलाएगा। उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसी चीज को सेम यहां पे लिखते हैं। तब कह रहा है कि जब कोई अपना बाहरी कक्षा भरने के लिए
इलेक्ट्रॉन लेगा तब निगेटिव यानी धनायन कहलाएगा, यानी कि उस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो अब देखिए निगेटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, कैसे, क्यों, क्योंकि ये तो इसको ले रहा था, तब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था, ठीक। इलेक्ट्रॉन देने पर, ठीक। अब आइए यहां पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन लेने पे क्या होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन लेगा तब इसमें ये कार्बन, यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 4 8 हो जाएगी ना, आपको भी पता है। अब यहां पे प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पे प्रोटॉन की संख्या 6 की 6 रह जाएगी, 8 4 12 हो जाएगा ना, नहीं 2 4 6 6 4 10 वो हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या 10 हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे प्रोटॉन 10 होगी, 6 6 6 6 6, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी रह जाएगी, 6 ही रह जाएगी। और इलेक्ट्रॉन, चूंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन 6 ही है, लेकिन ये 4 ले रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग करते हैं कि ये 6 है, इसमें से 4 चला गया, तब ये 2 बचा, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 10 हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो होगा इस पे -4 चढ़ेगा, और इस पे जो होगा ये इस पे +4 का साइन चढ़ेगा। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, यानी कि अब जैसे मान इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आग है, ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन आग है, ठीक। इलेक्ट्रॉन आग को आप दे दिए किसी को, ठीक, या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को पानी मान के चलिए, ठीक, इलेक्ट्रॉन को पानी और प्रोटॉन को आग मानिए, ठीक। ये पानी अगर आप किसी और को दे दीजिएगा तो क्या होगा, हमारा आग और ज्यादा जलेगा, तो जब आग जलेगा तो क्या होगा, गर्म होगा, तो ये गर्म हमेशा प्लस होता है, तो ये चीज को समझ गए। अब जब पानी हमको ज्यादा मिलेगा और आग कम हो जाएगा, तब क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा माइनस होता है, हम लोग जानते हैं प्लस और माइनस, यानी कि गर्म प्लस होता है और ठंडा माइनस होता है। तो इस चीज को ऐसे समझिए कि आग जो है, प्रोटॉन जो है वो आग है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पानी है, इलेक्ट्रॉन पानी है, इसलिए पानी जिसके पास ज्यादा होगा उस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जिसमें आग ज्यादा होगा यानी प्रोटॉन ज्यादा होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। तो इस चीज को मैं एक बार और कोशिश चाहता हूं कि आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे बनता है, पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है, एक बार और समझ लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। ये कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक, इसको ये दिया, ये 4 ले लिया इससे, तो यहाँ पे C-4, क्यों, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन पानी ज्यादा हो गया, तो पानी ज्यादा हो गया तो ठंडा हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, तो ये +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आग ज्यादा हो गया, प्रोटॉन मतलब आग हम इसको मान के चल रहे हैं, तो ये जब आग ज्यादा हो गया तो ये क्या हो गया, प्रोटॉन बढ़ गया, यानी C+4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं इसको। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बताइए ज्ञानसागर स्टडी क्लासेस शुरू हो गई है, वो सभी आके क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें और मन लगा के पढ़िए आप लोग। मैं आपके वादा करता हूँ कि जनवरी लास्ट होते होते आपको सारा सिलेबस कंप्लीट विथ 1 टाइम रिविजन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।